मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अभी हम यूरो अभी हम यूरोप के बारे में जानेंगे। यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? यह एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया इत्यादि देश आते हैं। मतलब यूरोप एक महादेश है। इसके अंतर्गत कई देश आते हैं। उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रवाद। अब हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, इसे हम कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, उनकी भावनाओं तो हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। एकता का वाहक बनती है। इसके बाद है फ्रांस की क्रांति। अब हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में कई क्रांति हुई हैं। एक क्रांति हुआ है 1789 में। 1789 में एक हुआ है 1830 में और 1848 में। ये क्रांति हुए हैं। तो यहाँ पर देखना है 1789 की फ्रांस की क्रांति। जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। 1789 की फ्रांस की क्रांति लुई 16वां शासन काल में हुई थी। लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। उसके बाद है 1789 की क्रांति के बाद 16वें राजशाही का अंत हो गया था। राजशाही का क्या हुआ? अंत हो गया, मतलब खत्म हो गया था। फिर 1793 में लुई 16वें को फांसी की सजा दी गई। मतलब क्या हो गया? फांसी मिल गया, फांसी हो गया उसको। नेपोलियन युग। नेपोलियन जो युग है वो कौन सा युग है? 1804 से 1815। 1804 से 1815 के युग तो हम नेपोलियन युग बोलते हैं। युग जो 1804 से 1815 तक जो युग हुआ, उसे हम नेपोलियन युग कहते हैं। जैसे 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और नेपोलियन संहिता लागू किया। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के विरुद्ध में क्या हुआ? युद्ध में हार दिया। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार दिया, मतलब पराजित हो गया। 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। नेपोलियन का जो मृत्यु हुआ वो 1821 में हुआ है। कब हुआ है? 1821 में नेपोलियन का अंत हो गया। वियना सम्मेलन समझिए, जो 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1815 में हुआ है। यूरोप की विजयी शक्तिशालियां नेपोलियन के
पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, इसमें वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक्स ने की। ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिक था उसने किया था। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था जनता गणतंत्र का विरोध करना। क्या विरोध करना? गणतंत्र का विरोध करना, राजतंत्र का पुनः स्थापित करना। क्या था? गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापित करना। मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की। क्या किया? पूर्ण स्थापना, फिर से उसने स्थापना किया। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश को पूर्ण स्थापित किया गया तथा रुई 18वां फ्रांस का राजा बना। वहां का क्या बना? राजा बन दिया। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। फ्रांस में बुर्बो वंश की पूर्ण स्थापना कर रुई 18वां तो फ्रांस का राजा बना दिया। फ्रांस का क्या किया? उसने राजा बना दिया। इटली को मेटरनिख ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली का एक देश है, इसे कई भागों में विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, इस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया। हो गया, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया है। 1830 से फ्रांसीसी क्रांति, अब हम जानेंगे 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति चार्ल्स टेन के शासक काल में हुआ था। चार्ल्स टेन का प्रधानमंत्री पोलिजिक था। 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स टेन फ्रांस की गद्दी तो त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर दिया। वो क्या हुआ? इंग्लैंड चला गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। फ्रांस में क्या हुआ? बुर्बा वंश का अंत हो गया, मतलब समाप्त हो गया। और अलेंस वंश का लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। क्या बन गया? वहां का शासक बन गया। 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1848 से फ्रांसीसी क्रांति, अब हम जानेंगे 1848 से फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति लुई फिलिप के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? लुई फिलिप के शासन काल में हुआ था। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री विजो था। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? विगो, विजो था। क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। नेशनल असेंबली ने
गणतंत्र की घोषणा थी। किसकी घोषणा थी? गणतंत्र की घोषणा थी। फिर पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। क्या हो गया? पुरातन जो व्यवस्था था ना वहाँ का, उसका अंत हो गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। इटली का एकीकरण। अब हम जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण की बाधाएं। तत्व। इटली कई छोटे-छोटे गणतंत्र राज्यों में विभक्त था। मतलब इटली को कई छोटे-छोटे राज्यों में बाँट दिया गया था। इटली पर ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस जैसे विदेश राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। क्या था? हस्तक्षेप था। इसके बाद इटली के राजतंत्र पोप का प्रभाव था। क्या प्रभाव था? पोप का क्या था? बहुत बड़ा प्रभाव था। इटली के एक ही तरह के नायक। देखिए, कोई तुझको में तो नायक कोई खलनायक होता है, वही बात है। इटली के एकीकरण के नायक कौन था? मैजनी था, काउंट टाबूर था और गैरीबाल्डी था। तो क्या था? नायक। नायक था। अब समझिए, जर्मनी का मेजनी। अब हम जानेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी यह साहित्यकार, गणतंत्र विचारक था, समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनीथोन था। मेजनी यह एक साहित्यकार और यह जनतंत्र सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था, दल से था। 1830 में मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता था। इटली का क्या करना चाहता था? एकीकरण करना चाहता था। मेटरनिच से नागरिक आंदोलन को दबा दिया। इसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इटली से क्या करना पड़ा? पलायन करना पड़ा। मेजनी ने 1838 में जन इटली नामक स्थान का स्थापना किया। क्या किया? स्थापना किया। मेजनी ने 1834 में युद्ध यूरोप नामक स्थान का स्थापित किया। फिर 1848 में मेटरनिच के पतन के बाद पुनः इटली आया। कहाँ आया? इटली आया। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। मेदिनी की पुनः हार हो गई। मेदिनी का क्या हो गया? हार हो गया। और वह पुनः पलायन हो गया। पुनः वो क्या हो गया? पलायन हो गया। काउंट काबूर, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।